आर पार्टिसिपेटिंग इन्वॉल्व है। तो यहां पे एक तो इन्वॉल्व है बाबू dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा करो ना कि ए तुम बी के साथ सो जाओ, ए तुम बी के साथ सो जाओ, ये वाला कमरा को पूरा खाली कर देंगे, तो इसे हम लोग इनर कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। इनर कॉम्प्लेक्स नाम, इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा, sp3d2 मिलेगा। सिंपल। फिर तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडेशन होगी डायरेक्ट sp3। ये मिल गया आपके पास 5, डी में 5 यानी ऑड नंबर पे आ गया, डायरेक्ट क्या होगा आपके पास d2 मिल गया। बाकी चीजें आप पता कर सकते हो। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, है ये एक प्रकार का पैरामैग्नेटिक। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत टोटल 4 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको पढ़ा दिया था वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी और साथ साथ डिस्कस किए थे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग सिडविक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जो बच्चे लास्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले लास्ट लेक्चर को कवर करें, उसके बाद ही आज के लेक्चर को आप देख सकते हैं। आज हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी की मदद से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक नेचर को पता करेंगे और साथ साथ ज्योमेट्री को भी देखने वाले हैं। तो चलो बिना देर किए हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। बच्चों, पॉलिंग और लिविस के द्वारा एक थ्योरी बनाया गया है जिसके मदद से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जान सकते हैं, ज्योमेट्री के बारे में जान सकते हैं, मैग्नेटिक नेचर के बारे में जान सकते हैं और कलर के बारे में भी जान सकते हैं। हालांकि मैं कलर के लिए हम लोग एक अलग सा थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो इसके बाद आएगा। फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं और मैग्नेटिक नेचर कैसे पता करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट सबसे पहले, इन ऑर्डर टू explain the hybridization geometry magnetic nature and magnetic nature, Pauling and Lewis gives the theory called valence bond theory, जिसे हम लोग प्यार से VBT भी कहते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट कौन कौन है? एक है आपके पास पॉलिंग और दूसरे हैं हमारे पास लिविस। इन दोनों ने मिलकर के इस थ्योरी को बनाया है। इस थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या होगा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं, ज्योमेट्री पता कर सकते हैं और साथ साथ मैग्नेटिक नेचर को भी पता कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका डायामैग्नेटिक होगा। तमाम चीज हम लोग यहां से पता कर सकते हैं। सबसे पहले इस थ्योरी के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उस पॉइंट को माइंड में रखें। द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी की क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के पास सेंट्रल मेटल एटम होता है और आपको पता है कि सेंट्रल मेटल एटम मोस्ट ऑफ द केस में ट्रांजिशन एलिमेंट को कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव सेंट्रल मेटल एटम। दूसरा पॉइंट इस थ्योरी का क्या कहता है कि जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा तो मेटल और लिगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है।
तो कहते हैं कि जब लिगेंड के साथ मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बारे में सोचेगा तो हो सकता है कि मेटल कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे या नहीं भी निकाल सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो कुछ ऑर्बिटल्स वहां पे वैकेंट रह जाएंगे। अब उसी ऑर्बिटल को आगे इस्तेमाल करेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के तौर पे। बारी बारी से पहले पॉइंट को समझते चलेंगे, उसके बाद एग्जांपल लेंगे ना, तब आपको मैटर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के दौरान सेंट्रल मेटल एटम कैन लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और डज नॉट लूज। तो जब भी हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे तो हो सकता है कि सेंट्रल मेटल एटम कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे या नहीं भी निकाल सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा ना तो उस मेटल की ऑर्बिटल्स वैकेंट हो जाएंगे और उसी ऑर्बिटल का इस्तेमाल आगे चल करके हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए करने वाले हैं। तो थर्ड पॉइंट यहां पे लिखा जा सकता है, व्हेन सेंट्रल मेटल एटम लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, जब सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तब क्या होगा, देन क्रिएट्स एन एम्पटी ऑर्बिटल्स which are further used in hybridization, जिसको आगे चल करके हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पर इस्तेमाल करने वाले हैं। आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर मान लो कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है तो भाई उसके ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे ना, और जो खाली ऑर्बिटल है उसी का इस्तेमाल आगे चल करके हाइब्रिडाइजेशन बनाने में करने वाले हम लोग। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इनर वाला हाइब्रिडाइजेशन पे पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हम लोग इनर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और अगर आउटर डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन पे पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे आउटर कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। मैटर आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा ना जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग पॉइंट को लेके चल रहे हैं। इफ इनर डी ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग in hybridization then called inner complex or low spin complex। और अगर आउटर डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तब क्या नाम पड़ेगा, आउटर कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। यहां पे एक पॉइंट और लिख रहा हूं मैं, इफ आउटर डी ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग in hybridization then called outer complex और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो फिलहाल ये कुछ पॉइंट है, और भी कुछ पॉइंट है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। एक बार पूरे पॉइंट को आप फिर से सुन लो। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के माध्यम से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक नेचर को पता करेंगे।
और इस थ्योरी को बताने वाले कौन थे? पॉलिंग एंड लिविस। इस थ्योरी के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट तो यही कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के पास सेंट्रल मेटल एटम होगा, जो मोस्ट ऑफ द केस में ट्रांजिशन मेटल को कंसीडर किया जाता है। अब कहता है कि जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के बारे में सोचेंगे ना, तो हो सकता है कि सेंट्रल मेटल एटम कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को वो लूज ना करे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वहां पे मेटल की ऑर्बिटल्स वैकेंट हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, और उसी का इस्तेमाल हम लोग आगे चल के हाइब्रिडाइजेशन में करने वाले हैं। अब इनर डी ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन पे पार्टिसिपेट करवा रहे हो तो उस केस में आपको कॉम्प्लेक्स का नाम क्या देना पड़ेगा बच्चों? इनर कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन वहीं पे अगर आप आउटर डी ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन पे पार्टिसिपेट करवा रहे हो ना, तो उसे हम लोग नाम देंगे आउटर कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जांपल लेंगे तो मैटर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप इसको फटाफट कॉपी करो, उसके बाद इसके कुछ और पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये क्या कहता है कि जितने भी ऑर्बिटल्स है, अगर सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो वैसे सिचुएशन पे वो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। डायमैग्नेटिक किसे बोलते हैं? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपल्शन शो करता है। भाई मैग्नेटिक नेचर दो प्रकार के होंगे बेसिकली, जो अट्रैक्शन होगा और दूसरा क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो जो अट्रैक्शन होगा ना, वो मोस्टली आपका पैरामैग्नेटिक हो सकता है या फिर फेरोमैग्नेटिक हो सकता है, और जो रिपल्शन होगा वो आपका क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। तो डायमैग्नेटिक होने के लिए जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सारे ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होनी चाहिए, और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स पे नजर आ गया वो तुरंत पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहां पे फोर्थ पॉइंट में लिख रहा हूं, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड then called diamagnetic। उसे क्या नाम पड़ेगा? डायामैग्नेटिक नाम पड़ेगा। और ध्यान देना, डायामैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपल्शन शो करता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हैं कि इफ एटलीस्ट वन unpaired electron present then called paramagnetic। वो क्या होगा? आपका पैरामैग्नेटिक होगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से आप क्या क्या चीज पता कर सकते हो? सबसे पहला चीज तो यही हो जाएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही वो कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। कौन सा नेचर शो करेगा? पैरामैग्नेटिक, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? वीकली अट्रैक्शन। और साथ साथ यहां पर क्या होंगे? तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी मिलेगा आपको, मैग्नेटिक मोमेंट भी मिलेगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट को जो है ना हम लोग म्यू के साथ दिखाते हैं, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2 bm। bm का मतलब बोर मैग्नेटॉन, इसका यूनिट क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। और n क्या है बच्चों? यहां पे n है आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और साथ साथ क्या पता चलेगा? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पे आपको कलर नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? कलर। हालांकि में कलर के लिए हम लोग एक स्पेशल थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वहीं पे मैं आपको डीडी ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा दोनों पॉइंट को समझाऊंगा, लेकिन आप इसके माध्यम से भी कलर पता कर सकते हैं। जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा समझ जाना वो क्या होगा? कलर होगा। वैसे मैं कलर के बारे में डी ब्लॉक में भी पढ़ा चुका हूं, अगर आप देखे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज, और नहीं भी अगर देखें हैं तो जब मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझाऊंगा तब भी इस पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को माइंड में बना के रखना है।
क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा? सबसे पहला, किस हाइब्रिडाइजेशन पे क्या ज्योमेट्री बनता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और यहां पे मैं लेके चल रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पे बच्चों लेके चल रहा हूं ज्योमेट्री। ये आपको माइंड में बनाकर रखना पड़ेगा, इसके कॉम्प्लेक्स के माध्यम से ज्योमेट्री पता करने के लिए। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकाला जाता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में आपको डिटेल में पढ़ाया गया है, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप तुरंत हाइब्रिड ऑर्बिटल को पता कर सकते हो। बस लेक्चर में बने रहना, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर मान लो कहीं से हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 मिलता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको sp नजर आएगी, और ज्योमेट्री इसका मिलेगा लीनियर। ज्योमेट्री क्या बनेगा? लीनियर बनेगा। वहीं पे हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 3 हो जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हो जाएगा, और इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, और यहीं पे अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो जाता है तो 4 होने के बाद 2 केस आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आ जाए तो हाइब्रिडेशन 2 पॉसिबिलिटीज है, sp3 और dsp2। अगर sp3 होता है ना तो इसका ज्योमेट्री बनता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और अगर dsp2 होता है तो इसका ज्योमेट्री बनता है बच्चों स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। नाउ इसके बाद अगर मान लो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास 5 हो गया, 5 हो गया तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, sp3d। और एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम पर कि यहां पे d ऑर्बिटल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ये इस्तेमाल हो रहा है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कौन इस्तेमाल हो रहा है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहां पे भी जो d इस्तेमाल हो रहा है दिस इज ऑल्सो अ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको पता है डी ऑर्बिटल टोटल 5 होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसके बारे में बता दिया है। अगर sp3d हाइब्रिडेशन आता है तो इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक, और अगर मान लो हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3d2 मिलेगा या फिर d2sp3 मिलेगा। d2 मैं बाद में भी लिख रहा हूं, d2 पहले भी लिख रहा हूं, वो दोनों केसेस में आपको समझाऊंगा कि d2 कब बाद में लिखा जाता है और d2 कब पहले लिखा जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। और यहां पे कि और सवाल ये पूछते हैं कि d में कौन कौन से ऑर्बिटल यहां पे इन्वॉल्व है, तो यहां पे एक तो इन्वॉल्व है बाबू dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा d इन्वॉल्व है dz स्क्वायर। ध्यान देना, यहां पे 2 ही d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं ना, एक d ऑर्बिटल होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला और दूसरा होगा dz स्क्वायर वाला। और यहां पे जो ज्योमेट्री बनेगी ये होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, फिर एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाता है, वो है आपका 7 है तो हाइब्रिडेशन बनेंगे sp3d3, और यहां पे जो ज्योमेट्री बनेगा दिस या पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये एक पॉइंट है जो आपको माइंड में बना के रखना पड़ेगा। क्लास 11th में भी इसके बारे में बताया गया है केमिकल बॉन्डिंग में। अगर आपको माइंड में नहीं पता, नहीं है माइंड में, नहीं बना पाए हो, ठीक है, तो जैसे जैसे एग्जाम्पल में बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे हाइब्रिडेशन पता भी चलता चलेगा। और डायरेक्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आप हाइब्रिडेशन डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, एकदम फटाक से हो जाएगा बिना लॉन्ग मेथड का इस्तेमाल किए हुए। फिलहाल आप एक काम करो, इसको फटाफट कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे एक चीज और आप ध्यान दे लेना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड।
स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, हालांकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड को हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड को जो है ना मैं मेहमान कह रहा हूं, मेहमान लिगेंड। ठीक है, मेहमान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, तो मेहमान जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक वो मेहमान होता है जो आपके घर में डेली पहुंच जाता है, और एक वो मेहमान होते हैं जो 2-4-10 साल के बाद एकाध मर्तबा आता है। तो आप जरा प्रिडिक्ट करना, दोनों मेहमान की खातिरदारी अलग तरीके से होती है। ऐसा मेहमान जो डेली पहुंच रहा है आपके घर पे, उसकी खातिरदारी उतनी अच्छे से नहीं होगी। लेकिन वो मेहमान जो 2-4-10 साल के बाद आपके घर आया, तो उसकी खातिरदारी बहुत अच्छे से होती है। पहला दिन बिरयानी सिरयानी ये सारी चीज चलेंगे, है ना। फिर सुबह का नाश्ता भी बहुत अच्छे से चलेगा, पकौड़ी सकौड़ी पुलड़ी सुड़ड़ी जैसा बनेगा, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से खातिरदारी होती है। अगर सोने का टाइम आ जाए तो भाई उसके लिए स्पेशल कमरे का डिजाइन किया जाता है, क्या इस कमरे में आप लोग सोएंगे। लेकिन एक मेहमान हुआ है जो डेली पहुंच जा रहा है आपके घर पे, भाई उसके लिए स्पेशल कमरा तैयार करने की जरूरत नहीं है ना। आप ऐसे समझ के चलना कि मान लेते हैं कि हमारे पास 3 कमरे हैं। कितने कमरे? 3 कमरे। अब 3 कमरे हैं, एक कमरे में एक भाई सोया हुआ है, भाई ए, और एक में बी सोया हुआ है ना, और एक में मम्मी और पापा सोए हुए हैं। ठीक, अब जरा सोच करके देखो कि वो मेहमान जो रेगुलर पहुंच रहा है, डेली पहुंच रहा है आपके घर पे, डेली पहुंच रहा है आपके घर पे, और एक वो मेहमान है जो कभी कभार 2-4-10 साल में एकाध मर्तबा आ रहा है। अब जरा सोच के देखो कि वो फर्स्ट टाइम आपके घर पे आया, फर्स्ट टाइम एक मेहमान आपके घर पे आया। अब खाना वाना खा करके रात में सोने का समय आ चुका है, तो मम्मी पापा दोनों भाई से सलाह करते हैं। क्या सलाह करेंगे कि ऐसा करो ना कि ए तुम बी के साथ सो जाओ, ए तुम बी के साथ सो जाओ, ये वाला कमरा को पूरा खाली कर दो, जिसमें कि आपका मेहमान जो पहली मर्तबा आया है वो अच्छे से यहां पे रिलैक्स हो सके। तो आपने एक चीज देखा कि जब स्पेशल टाइप के जो मेहमान थे ना, वो जब आए ना, तो कहीं पर भी 2 भाई एक साथ सोना चालू कर दिए, ताकि एक कमरा आपका फ्री हो जाए और उस कमरे में मेहमान आराम से रहेंगे आपके। लेकिन वहीं पर रेगुलर जो डेली पहुंच जाता है भाई, उसको डायरेक्ट बोलते हैं तुम चाहे ए के साथ घुसड़ के सो जाओ, चाहे बी के साथ घुसड़ के सो जाओ। लेकिन स्पेशल वाले के साथ नहीं होता है वैसा। तो स्पेशल वाले केस में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि यहां पे कोई भी अनपेयर्ड पेयर्ड हो जाते हैं, कोई भी अनपेयर्ड क्या हो जाते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं, ताकि वैकेंट ऑर्बिटल आपको मिल जाए। क्या मिल जाए? वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये मेहमान कौन कौन से होंगे जो स्पेशल टाइप वाले हैं? एक NH3 होगा, एक आपका NO2 होगा, एक आपका CO होगा, एक आपका CN होगा, एक PY होगा, है ना, और एक होगा EN, और एक होगा आपके पास EDT है, EDT। ये वो मेहमान है जो स्ट्रॉन्ग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इसके प्रेजेंस होने का मतलब है कि यहां पे पेयरिंग आपको देखने को मिलेगी। मतलब आप क्या कह सकते हैं, इसके प्रेजेंस होने का मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट पेयरिंग अप till to formation of maximum empty orbital, ठीक है। मतलब ये मेहमान के आने का मतलब है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो सब पेयर हो जाएंगे। ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं है और कोई इसके अलावा आ गया, तो भाई ये स्पेशल मेहमान थे जो पहली मर्तबा जीवन काल में आए हैं आपके घर पे, तो स्पेशल टाइप की ट्रीटमेंट होगी। और इसको छोड़ करके अगर कोई और आ गया, तब उसको हम लोग रेगुलर के जैसा ट्रीट करेंगे। किसके जैसा? रेगुलर के जैसा ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे, मैटर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप एक काम करो कि इसको एक कॉलम में स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिख दो या मेहमान लिगेंड लिख दो, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से इस पॉइंट को हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है।
चल कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो मैटर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है FeCN का होल 6, यहां 5 लिखा हुआ है, दिस इज 6 है ना, ये क्या है CN6 के पावर -4। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है, कॉम्प्लेक्स का नेचर पता करना है, मैग्नेटिक नेचर पता करना है, मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है। ठीक है, कैसे होगा आओ जरा चेक करते हैं। सबसे पहले इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो मिलेगा +2। हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक स्पेशल लेक्चर दे चुके हैं जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं सिखा चुका हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना सिखा चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे जो आयरन का स्टेट है ना बच्चों, वो है आपका +2। और आपको पता है कि आयरन का स्टेट अगर +2 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, D3D6 एंड 4s0 ये मिलते हैं हमारे पास। मतलब d ऑर्बिटल्स टोटल कितने मिल गए, 5 होते हैं। कितने होते हैं 5, D3D। इसके बाद क्या इस्तेमाल करना है आपको, 4s को इस्तेमाल करना है। और उसके बाद क्या इस्तेमाल होगा तो 4p इस्तेमाल होगा। और उसके बाद क्या इस्तेमाल होगा तो 4d इस्तेमाल होगा। ठीक, दिस इज 4s एंड 4p और ये हो गया आपका 4d। अच्छा 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6। ठीक, अब देखेंगे यहां पे CN जो है वो किस टाइप का लिगेंड है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भाई। CN स्पेशल वाला है, कौन है, स्पेशल वाला। तो जितने भी अनपेयर्ड यहां पे दिख रहे हैं ना वो सब पेयर्ड हो जाएंगे। जैसे ये पेयर हो जाएगा इसके साथ, ये पेयर हो जाएगा इसके साथ। कब तक पेयरिंग होनी है, तब तक जब तक कि मैक्सिमम एम्पटी ऑर्बिटल्स नहीं मिल जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, जितने अनपेयर्ड है उसको सब पेयर करेंगे। और आपको पता है एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये तो पहले से पेयर था, अब इसको भी पेयर बना दो और इसको भी पेयर बना दो, सारे फिल हो गए। 2 वैकेंट ऑर्बिटल या एम्पटी ऑर्बिटल यहां पे मिला है। फिर एक है आपके पास s, फिर है यहां पर p, कितने हैं 3, और उसके बाद क्या है तो d है। हो गया। अब मेहमान टोटल कितने आए हैं 6, तो एक मेहमान यहां पे रहेगा, एक 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 यहां पे रहेगा। तो देखो d का कितना ऑर्बिटल इस्तेमाल किए, 2, एक हो गया s और 3 हो गया p। हाइब्रिडेशन क्या मिला, D2sp3। क्या मिला, D2sp3। अब मुझे बताओ अगर हाइब्रिडेशन D2sp3 है, D2sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगा बच्चों, ज्योमेट्री क्या होगा, D2sp3 पे ज्योमेट्री क्या मिलता है, ऑक्टाहेड्रल मिलता है। अभी जस्ट मैंने बताया है। अब एक चीज और नोटिस करना, जरा एक चीज और नोटिस करना, कौन सा d ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट किया, अंदर वाला d ऑर्बिटल ये है, बाहर वाला d ऑर्बिटल ये है। तो आप देखो इनर वाला d ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है ना, जब इनर वाले d ऑर्बिटल इस्तेमाल होंगे तो इसे हम लोग इनर कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे, इनर कॉम्प्लेक्स नाम देंगे, या फिर आप इसको नाम देंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं यहां पे, देखो सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे पेयर्ड है, यहां भी पेयर, यहां भी पेयर, यहां भी पेयर। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है तो वैसे सिचुएशन पे वो डायामैग्नेटिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डायामैग्नेटिक। ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक से फटाफट निकाल लेंगे हम लोग डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो इसकी हाइब्रिडेशन पता चल गई, ज्योमेट्री भी पता चल गई, मैग्नेटिक नेचर भी पता चल गया, कॉम्प्लेक्स का नेचर भी पता चल गया कि वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन। लो स्पिन चेक कैसे करोगे, हाइब्रिडाइजेशन में अगर इनर वाला d ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा देन कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और अगर आउटर वाला इस्तेमाल होगा देन कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, बगल में लिखा हुआ है Fe(F6 के पावर -3। करें, यहां पे अगर आप चेक करोगे तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों +3। क्या है, +3। और अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आएगा 3d5 और आएगा 4s0, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। मतलब d ऑर्बिटल्स टोटल कितने हैं, तो 5 हैं, ये 5 हो गया, दिस इज 3d। उसके बाद क्या इस्तेमाल होगा, 4s,
और उसके बाद क्या लेके चलते हैं हम लोग, तो 4p लेके चलते हैं। ये हो गया आपका 4p और एक हो जाएगा आपका 4d, एक हो जाएगा बच्चों 4d। दिस इज 4d। ठीक है, अब चेक करो कि d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। फिल करो यहां पे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब आप देखोगे लिगेंड, क्या फ्लोरीन स्पेशल है? नहीं, रेगुलर वाले हैं। स्पेशल में क्या क्या नाम मैंने बताया? स्पेशल बताया NH3, NO2, CO, CN, PY, EN और EDT। इसके अलावा और कोई भी रहेगा ना तो आप उसको वीक मान के चलना या रेगुलर आने वाले मेहमान मान के चलना। तो रेगुलर आने वाले जब मेहमान होंगे तो कोई भी पेयरिंग का केस आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ये एक प्रकार का वीक लिगेंड का केस है। फ्लोरीन एक प्रकार का वीक लिगेंड है, WL कहने का मतलब वीक लिगेंड है ना। तो जितने भी अनपेयर्ड है वो सब के सब अनपेयर्ड ही रह जाएंगे बच्चों, कोई पेयरिंग यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। डेली आने वाले हैं तो भाई इसको उतना अहमियत नहीं देंगे। ठीक है, अब यहां पे एक तो s ऑर्बिटल, ये हो गया 3 p ऑर्बिटल और ये हो गया आपके पास d का टोटल 5 ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखना मेहमान कितने आए बताओ, 6 आए ना। एक यहां पे बैठा लो, एक यहां पर, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। हाइब्रिडेशन क्या मिला, s 3 हो गया p का और 2 हो गया d का। सॉरी, एक एक्स्ट्रा मेहमान बुला दिए हम लोग यहां पे। ठीक है, एक यहां से x कटेगा, एक x यहां से कटेगा, तो क्या होगा sp3d2। अब देखना जरा ध्यान से, यहां पे पिछले वाले जो केस थे ना, दोनों में डिफरेंस है कुछ, देखना अच्छे से, पकड़ना बात को। इसमें इनर वाला d ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ था तो d2 पहले लिखे, यहां पे आउटर वाला d ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है तो d2 को बाद में लिखे। ठीक, तो अगर मान लेते हैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन मिल गया बच्चों sp3d2, अगेन ज्योमेट्री क्या होगा, तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। इसके बाद और क्या मिलेगा यहां से, अगर आप देखो तो आउटर d ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, इनर वाला इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो आउटर वाला इस्तेमाल होगा तो आउटर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और आउटर कॉम्प्लेक्स का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा यहां पे ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ये क्या होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक होगा। साथ साथ पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी होंगे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं हम लोग। n बराबर हो गया 5 और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पता करते हो, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, दैट इज अंडर रूट 5 इंटू 7, दैट इज अंडर रूट 35 बोर मैग्नेटॉन। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। और साथ साथ यहां पे एक चीज और पता कर सकते हैं हम लोग, वो है कलर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो dd ट्रांजिशन होगी, वो हम लोग अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे CFT में। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको कह सकते हो दिस इज कलर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पर होगा समझ जाना वो क्या है, एक प्रकार का कलर है। आई थिंक मैटर समझ में आया होगा। नाउ एक और एग्जांपल है CuF6-3, इसके बारे में पता करके देखते हैं। यहां पे भी कोबाल्ट का स्टेट है बच्चों +3, और अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या मिलेगा, एटॉमिक नंबर होता है 27। ठीक है, तो नॉर्मल केस में ये होगा 3d7 और 4s2। अब चूंकि +3 लेके चलना है तो s से आपका 2 इलेक्ट्रॉन तो साफ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चल गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चल गया, मतलब s पे हो गया 0 और यहां पर हो गया कितना 6 आएगा। तो सबसे पहले बना लेंगे हम लोग d ऑर्बिटल्स, दिस इज 3d। उसके बाद क्या लेके चलेंगे 4s, उसके बाद क्या लेके चलेंगे 4p, है ना, और उसके बाद क्या लेके चलेंगे 4d। चलो आगे देख लेते हैं। यहां पे d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 और ये हो गया 6।
अगेन क्या आ चुका है, फ्लोरीन, जो कि एक प्रकार का वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड है तो कोई भी पेयरिंग का केस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो हो गया यहां पे 3d का ऑर्बिटल, एज इट इज रहेगा ये। फिर एक हो गया 1s, ये हो गया 3p, और ये हो जाएगा आपके पास 5d। मतलब ये 4s है, ये 4p है, और ये आपके पास 4d है। कितने मेहमान आए हैं? 6। तो एक को बैठा दो सर यहां पे, एक यहां पे, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया 6। हाइब्रिडेशन क्या मिल गया देखो तो, एक तो s इस्तेमाल हुआ, 3 p इस्तेमाल हुआ, और 2 d इस्तेमाल हुआ, sp3d2 हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d2 होता है तो ज्योमेट्री क्या मिलेगा आपको? ऑक्टाहेड्रल मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब एक चीज देखो, कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलोगे इसको, इनर कॉम्प्लेक्स या आउटर कॉम्प्लेक्स? तो आउटर वाला d ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है, दैट मींस आप इसको आउटर कॉम्प्लेक्स बोलोगे। और आउटर कॉम्प्लेक्स का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसके बाद मैग्नेटिक नेचर चेक करें तो देखो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दैट मींस ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है ना। और साथ साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों ये कलर भी होगा। क्या होगा? कलर भी होगा। और साथ साथ अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट चेक करते हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है यहाँ पे? 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पता करेंगे? √4 × 4 + 2, यानी कि कितना आ जाएगा? 6 4 जा 24, √24 बोर मैग्नेट कर सकते हैं। इसको पहले आप फटाफट कॉपी करो, उसके बाद एक और एग्जांपल है ना, उसको भी हम लोग कवर करेंगे अभी तुरंत। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी हम लोग फटाफट कवर करें। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए हमारा। कॉपी कर ली हो ना सब? चलो इसको अगर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं तो सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करो। इसके लिए मान लो x 3 × -2 = -3, तो x - 6 = हो गया -3, दैट इज x बराबर कितना मिलेगा? तो +3 मिलेगा। यानी कोबाल्ट यहां पे +3 स्टेट पे मौजूद है। और कोबाल्ट अगर +3 स्टेट पर है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा? 3d6 और 4s 0, यही मिलता है। अब हमारे पास आ चुका है d ऑर्बिटल्स, टोटल 5 होते हैं। दिस इज 3d, इसके बाद आएगा हमारे पास 4s, नाउ अगेन रिपीट करेंगे तो 4p, और उसके बाद आएगा आपके पास 4d। दिस इज 4s, दिस इज 4p एंड दिस इज 4d। ठीक है, अब d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 3d की बात कर रहा हूं ना, तो यहां पे 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, और ये हो जाएंगे आपके पास 6। अगेन आपको चेक करना है C2O4 -2, जिसको हम लोग ऑक्सलेट आयन बोलते हैं, और ये एक प्रकार का वीक लिगेंड है बच्चों। कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है, और साथ साथ ये बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड। और बाइडेंटेड लिगेंड अगर मौजूद होगा तो पता है क्या करना है? 2 यूनिडेंटेड सोच के चलना है। कितना? 2 यूनिडेंटेड, मतलब ये टोटल कितने हैं आपके पास? 3, यानी 3 बाइडेंटेड लिगेंड का दुगना करेंगे तो 6 यूनिडेंटेड लिगेंड होगा। समझ रहे हो? इसको डबल करके चलना है, मतलब ये 3 है ना, तो इसको डबल करो, कितना आएगा? 6, यानी 6 यूनिडेंटेड लिगेंड सोचना है। कैसे करेंगे आओ देखो जरा। सबसे पहले ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग का केस तो होगा नहीं, पेयरिंग का केस नहीं होगा तो आप डायरेक्ट बनाओ। 2, ये हो गया आपके पास 6, ये हो गया 4s, ये हो गया बच्चों 4p, और ये हो गया बच्चों आपका 4d। अब अगर मान लो एक ऑक्सलेट सोचते हो तो एक ऑक्सलेट कहने का मतलब क्या है? ये दोनों में एक होगा। ठीक है, मतलब इसको 3 को डबल करके सोचो तो 3 2 जा कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे ना।
6 यूनिडेंटेड, दैट मीन्स 3 बाइडेंटेड। ठीक है, यहां 3 बाइडेंटेड है, देख लो 3 बाइडेंटेड है, दैट मीन्स 6 यूनिडेंटेड होगा। एक बाइडेंटेड बोलो या 2 यूनिडेंटेड बोलो, बात बराबर है। ठीक है, 3 बाइडेंटेड बोलो या 6 यूनिडेंटेड बोलो, बात बराबर है। तो आपको यहां पे यूनिडेंटेड सोच के चलना है, मतलब आपको यहां पे यूनिडेंटेड सोच के चलना है, दैट मीन्स 3 को आप 6 मान के चलो। ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। हाइब्रिडेशन क्या मिला? sp3d2। sp3d2। अब sp3d2 वाला केस आता है, sp3d2 वाला केस आता है, sp3d2 वाला केस आता है, दैट मीन्स ज्योमेट्री क्या मिलेगा बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। क्या मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल। साथ साथ आउटर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं इसको, क्यों? क्योंकि आउटर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन भाग ले रहा है। दिस इज अ आउटर कॉम्प्लेक्स। आउटर कॉम्प्लेक्स, या इसी को नाम देंगे हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसके साथ साथ देखो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से कलर भी हो जाता है, ये कलर भी होने वाला है। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट पता कर सकते हैं हम लोग, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 होता है ना, देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस 2, दैट इज अंडर रूट 24 बोर मैग्नेट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसका हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री वगैरह पता कर सकते हो। इसको भी फटाफट कॉपी करो, 2 और एग्जांपल है, उसके बाद मैं ट्रिक के आधार पे समझाऊंगा इसको। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इस वाले कॉम्प्लेक्स की। अब इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब पता कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पे निकेल का स्टेट चेक करो, तो निकेल 0 स्टेट पर है। आपको पता है कि कोई भी मेटल कार्बोनाइल लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो निकेल के पास ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। आप निकाल भी सकते हो, ये हो गया X, कार्बोनाइल हो गया 4, न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर X बराबर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। नाउ निकेल की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे आएगा 3d8 एंड 4s2। ठीक है, मतलब एक तो इस्तेमाल होगा सर 3d, जैसे 3d, फिर एक इस्तेमाल होगा आपका 4s, फिर एक इस्तेमाल होगा 4p, और फिर इस्तेमाल होगा बच्चों 4d। ठीक है, ये हो गया 4p और ये हो गया बच्चों 4d। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और s में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2। अब चेक करें तो कार्बोनाइल जो है आपके पास, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो जितने अनपेयर्ड है वो सब क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। तो ये इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना बस, ये तो पेयर था ही, ये भी पेयर था ही, ये भी पेयर था ही, ये इसके साथ पेयर हो गया बच्चों। अब फिर से सुनना, ये जो S में दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इसको भी उठा के आप यहां पर रख दो। ठीक है, मैं लिख देता हूं ऐसे, इसको भी आप यहां पर रख दो ताकि वैकेंट ऑर्बिटल एक साइड हो जाए। वैकेंट ऑर्बिटल एक साइड हो जाए। ठीक है, अब कितने में माना है? 4, तो एक बैठेगा यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। ये हो गया S और 3p हो गया, तो हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा? sp3 मिलेगा। देखो एक S हो गया और 3p हो गया। ठीक है, इस केस में याद रखना कि 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन मिला sp3, ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिक बिहेवियर पता करो।
सारे पेयर्ड हैं तो क्या होंगे, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट पता करो, क्या होगा, जीरो। कलर होंगे क्या, नहीं, कलरलेस होंगे। क्यों, क्योंकि सर यहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है। कर सकते हो। चलो यहां पे बात करते हैं हम लोग। यहां पे निकेल का स्टेट क्या है बच्चों, तो निकेल +2 स्टेट पर है। कितने स्टेट पर है, +2 स्टेट पर है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आएगा 3d8 एंड 4s0, ये आएगा। अब वही पाथवे को इस्तेमाल करेंगे जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखो d ऑर्बिटल्स, ये हो गया आपके पास 3d का ऑर्बिटल। ठीक है, नाउ अगेन होगा 4s, उसके बाद होगा बच्चों 4p। दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। इतने ही सोचते हैं। ठीक है, फिलहाल d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब चेक करेंगे Cn को। Cn आपका स्पेशल लिगेंड है, दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो जितने अनपेयर्ड है वो सब पेयर होना चालू कर देंगे। तो ये अनपेयर्ड इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा, ये पेयर था ही, ये पेयर था ही, ये पेयर था ही, ये इसके साथ पेयर हो गया। अब ये वैकेंट हो गया, यहां पर हो गया S और ये हो गया बच्चों P। ठीक है, अब देखो कितने मेहमान आए हैं बच्चों, 4, तो यहां पर एक को सुला दो, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। ये हो गया D, ये हो गया S और ये हो गया 2। हाइब्रिडेशन क्या मिला, DsP2। क्या मिला, DsP2। और हाइब्रिडेशन अगर DsP2 होता है तो ज्योमेट्री क्या होता है आपका, स्क्वायर प्लेनर। अभी जस्ट मैंने बता दिया है, स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, इनर d ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप इसको क्या नाम दोगे, इनर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इनर कॉम्प्लेक्स नहीं बोलना चाहते हो तो आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कह लो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कह लो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कह लो। ठीक है, इसके बाद अगर आप मैग्नेटिक नेचर पता करते हो, सारे इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है, तो भाई ये डायामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। और डायामैग्नेटिक है तो भाई यहां पे कोई कलर नहीं होंगे, मतलब ये कलरलेस होगा। और साथ में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि सर यहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पूरा सिस्टमैटिक पैटर्न है, आप हाइब्रिडेशन पता कर सकते हो, ज्योमेट्री पता कर सकते हो। अब बात करेंगे ट्रिक से आप कैसे निकालोगे, क्योंकि आप कंपटीशन में, टारगेट में या नीट में, जेई में अगर बैठते हो तो इतना तो समय होगा नहीं आपके पास कि आप एक एक कॉम्प्लेक्स को चेक करते चलो कितना किसका हाइब्रिडेशन है ना। तो अब ट्रिक बात करेंगे, बहुत आसान सा ट्रिक है, फटाफट निकल जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको कॉपी करो। ठीक है, चलो बच्चों अब हम लोग ट्रिक बात करते हैं। ट्रिक, सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट ध्यान देना है ट्रिक के लिए। ठीक है, क्या ध्यान देना है, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग लिगेंट होता है, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग लिगेंट होता है तो क्या क्या चीज होगी वहां पे। स्ट्रॉन्ग लिगेंट होगा तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको इनर कॉम्प्लेक्स मिलेगा, इनर कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है, इसी को आप चाहें तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। इसी को आप चाहें तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी इसको कह सकते हैं। इसी को आप चाहें तो कोवलेंट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, कोवलेंट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। और इसी को अगर आप चाहें तो हाइपर लिगेंड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, हाइपर लिगेंड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। इतनी चीजें होंगी। ये जो है ना यूजुअली बात हो रही है बच्चों, कैसे बात हो रही है, यूजुअली बात हो रही है। ठीक है, हो सकता है चेंज हो जाए लेकिन आमतौर के केस पे ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास वीक लिगेंट होता है, कैसा लिगेंट होता है, वीक लिगेंट,
अच्छा, वीक लिगेंड वाला भी मैं यूजुअली ही सोचूंगा। कैसा सोचेंगे? यूजुअली ही सोचेंगे। और अगर वीक लिगेंड होता है तो क्या क्या चीजें होंगी? एक तो पॉसिबल है कि ये आउटर कॉम्प्लेक्स हो जाए। क्या हो जाए? आउटर कॉम्प्लेक्स हो जाए। अगर आउटर कॉम्प्लेक्स नहीं बोलना चाहते हो तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह लो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह लो। या ये भी नहीं बोलना चाहते हो तो आप स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। और अगर मान लो ये भी नहीं बोलना चाहते हो, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी आप नहीं बोलना चाहते हो, तो आप चाहें तो इसको आयोनिक कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, आयोनिक कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। और ये भी नहीं कहना चाहते हो दिस इज अ हाइपोलिगेंड कॉम्प्लेक्स, हाइपोलिगेंड कॉम्प्लेक्स। ये इतनी सारी चीज को संबोधित कर सकता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन है ये मैंने आपको बता दिया। यहां पे कौन कौन सा लिए थे हम लोग? जैसे NH3 लिए थे, NO2 लिए थे, CO लिए थे, CN लिए थे, PY लिए थे, है ना, EN लिए थे, EDTA लिए थे, ये कुछ लिए थे। और इसको छोड़ करके जो होगा वो सब क्या मानेंगे? वीक लिगेंड मानेंगे। हालांकि में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कैसे पता करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा, तमाम चीज को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल आप इतना समझने की कोशिश करो। इसके अलावा आपको एक चीज और जो ध्यान देना है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ना बाबू, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो मोस्टली आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा। बस इस चीज को अगर माइंड में रखोगे तो आप ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट हाइब्रिडेशन पता कर सकते हो। कैसे? पहले इसको कॉपी करो, फिर एग्जांपल से हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, बस ध्यान देना, हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर सोचना है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल है देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखो यहां पे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। और 6 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चों? D2sp3। अब समझना एक चीज और, मैंने अभी आपको बताया एक पॉइंट कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, मतलब इसमें D पहले लिखा जाएगा और इसमें D बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ये जो CN है दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D को पहले लिखे। क्लियर? देखो यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और CN एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बच्चों। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D को पहले लिखना है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पर हाइब्रिडेशन क्या मिलेगी? D2sp3। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 6 हो जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 हो जाता है तो आपका हाइब्रिडेशन क्या मिलता है? sp3d2 या D2sp3। भाई पढ़ चुके हैं, दिखा देता हूं। देखो 6 पर क्या मिलता है? sp3d2 या D2sp3। तो D2sp3 कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। जब sp3d2 बोला जाएगा मतलब वीक लिगेंड होगा। ठीक है, बस इसी आधार पे हम लोग को काम करना है यहां पे। चलिए देखते हैं आगे। फिर यहां पे देखो ये वाटर वीक लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? 6 है। वीक लिगेंड है, दैट मींस D को बाद में लिखना पड़ेगा, तो sp3d2 हो गया। कितना आसान है देख लो। फिर यहां पे चेक करो, यहां पे वाटर आपका वीक लिगेंड है, अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा? sp3d2 मिलेगा। सिंपल। फिर यहां पे आ जाओ, NH3 एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 है, तो हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा? D2sp3 मिलेगा। कितना आसान है। ठीक है, आप चेक करके देख लेना। फिर आगे बात करो, यहां पे F आपका वीक लिगेंड है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो sp3d2 होगा। बस ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो D2 पहले लिखा जाएगा, दिस इज इनर कॉम्प्लेक्स, और वीक लिगेंड होगा दिस इज आउटर कॉम्प्लेक्स, यानी D2 को बाद में लिखना है। इसी बात को मैं यहां पे लिखा हूं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा इनर कॉम्प्लेक्स होगा मतलब D को पहले लिखना है, वीक लिगेंड होगा तो आउटर कॉम्प्लेक्स होगा मतलब D को बाद में लिखना है। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो फटाफट, कुछ और एग्जांपल लेंगे, मैटर और अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर देखो CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों 6। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनर कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब D2sp3 लिखेंगे, D2sp3 लिखेंगे। फिर यहां पर देखो ये NH3 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों 4। तो हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा यहां पे sp3 मिलेगा। इसके बाद आपको यहां पे एक नोट पॉइंट को ध्यान देना है। नोट पॉइंट में क्या ध्यान देना सुनना। अगर मान लो D में 8 इलेक्ट्रॉन रहे और S में 0 इलेक्ट्रॉन रहे, D में 8 इलेक्ट्रॉन रहे और S में 0 इलेक्ट्रॉन रहे, और कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 मिले, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिले 4 मिले, तो वैसे सिचुएशन पे दो प्रकार की हाइब्रिडेशन बनेगी आपकी। हाइब्रिडेशन एक बन सकता है sp3 और एक बन सकता है आपका DsP2। ठीक है। sp3 मोस्टली कब दिखेगा, जब वीक लिगेंड का केस होगा, वीक लिगेंड का केस होगा। और DsP2 कब दिखेगा, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस होगा, या फिर Pt+2 का केस होगा, या फिर Pd+2 का केस होगा। ठीक है। अगर आप Pt+2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो ये मिलेगा आपको 5d8 एंड 6s0, और Pd+2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो ये मिलेगा आपको 4d8 और 5s0। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आप माइंड में रखना, एग्जाम में पूछा गया है। यहां पे क्या पूछा गया है कि 5d या 4d ऑर्बिटल्स are more open and diffused, than 3d orbitals. Hence pairing of d electron takes place. इस वाले केस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि इन दोनों के केस में ना 5d और 4d ऑर्बिटल ज्यादा ओपन होते हैं। ज्यादा ओपन होने की वजह से इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चाहे वो वीक लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। क्लियर बात है। ये दोनों ही केस में काम करेगा आपका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में भी और वीक लिगेंड के केस में भी। ये वाला चीज है ना। अब इसको जरा आप कॉपी करो फटाक से, उसके बाद इसके माध्यम से भी एग्जाम्पल करेंगे तो मैटर और अच्छे से समझ में आएगा आपका। ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर जिंक का स्टेट क्या है बच्चों, तो +2 है। जिंक का क्या स्टेट है, +2 है। इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा आपको, यहां पे मिल जाएगा 3d10 और हो जाएगा आपका 4s0। D8 और S0 का केस तो नहीं है, D8 और S0 का केस नहीं है, तो डायरेक्ट यहां पे क्या हाइब्रिडेशन मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन डायरेक्ट होगी sp3। ठीक है। यहां पे आप यहां पे निकेल की बात करते हैं तो निकेल का यहां पर है 3d8 और 4s0 सॉरी 4s2। कैसा केस है, 4s2 वाला केस है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। भाई D8 और S0 का केस तो नहीं है, मतलब हाइब्रिडेशन डायरेक्ट बोलो sp3। स्प्लिट कब करेगा, स्प्लिट करेगा जब D8 S0 होगा तब। ठीक है, ट्रिक में यही ध्यान देना। यहां पे आ जाओ, यहां पे निकेल आपका +2 स्टेट पर है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d8 और 4s0 यहां पे स्प्लिट कर सकता है। अब CN देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बच्चों, है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। D8S0 मिल गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। देखो जरा D8S0 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो हाइब्रिडेशन डायरेक्ट क्या होगा DsP2। डायरेक्ट लगाएंगे यहां पे हाइब्रिडेशन क्या, DsP2। कहानी खत्म। आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे निकेल का स्टेट है +2, दिस इज
3d8 एंड 4s0, बट Cl जो है आपके पास वीक लिगेंड है। और D8S0 का केस आता है, D8 और S0 का केस आएगा और वीक लिगेंड होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। डायरेक्ट यहां पे लगाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडेशन होगी डायरेक्ट sp3। आगे बढ़ो, पीटी का केस डायरेक्ट आया, सीधा लगाओ DsP2, कहानी खत्म। चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तब भी पेयरिंग होगी, वीक लिगेंड होगा तब भी पेयरिंग होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे d ऑर्बिटल ज्यादा ओपन है 3d ऑर्बिटल से, तो पेयरिंग आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो गया DsP2। यहां पे PD का केस है, डायरेक्ट सोचो क्या, DsP2, कहानी खत्म। यहां पे आ जाओ, यहां पे PT का केस है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हाइब्रिडेशन होगा DsP2। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सा ट्रिक है जो आपको बहुत कम समय में हाइब्रिडेशन निकाल के दे देगा। फटाफट कॉपी करो, फिर मैग्नेटिक नेचर कैसे पता करते हैं ट्रिक के आधार पे, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम लोग मैग्नेटिक नेचर को पता करने का तरीका देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्रिक टू चेक मैग्नेटिक नेचर। और आपको पता है कि मैग्नेटिक नेचर हमारे पास दो टाइप का होता है, एक डायमैग्नेटिक और दूसरा पैरामैग्नेटिक। कैसे चेक करेंगे, तो आपको देखना होगा डी इलेक्ट्रॉन को। डी इलेक्ट्रॉन दो तरीके के हो सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास ऑड नंबर पर आता है तो सीधा सीधी क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगर हमारे पास इवन पर आता है और साथ साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी होता है, इवन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी होता है, तब वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। ये तरीका है, अप्लाई करेंगे मैटर अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो चेक करते हैं। यहां पे आयरन का स्टेट है बाबू +2, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा डी पर, तो ये होगा 6 और यहां पर होगा 4s0। आयरन की बात कर रहा हूं मैं, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन मिल गया, 6, मतलब डायमैग्नेटिक होगा। भाई इवेन पर आ गया ना, इवेन और साथ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डायमैग्नेटिक हो गया। फिर यहां पर आ जाओ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, मतलब ये होगा 3d5 और 4s0। ठीक है, ये मिल गया आपके पास 5, डी में 5 यानी ऑड नंबर पे आ गया, डायरेक्ट क्या होगा आपके पास, पैरामैग्नेटिक होगा। कहानी खत्म। आगे बढ़ो, यहां पे Fe का +2 स्टेट है और ये वीक लिगेंड है बच्चों। कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो अगर आप चेक करते हैं तो आएगा 3d6 और आएगा 4s0। डी में 6 इलेक्ट्रॉन, इवेन आ चुका है और इवेन आ गया मतलब कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। आगे बढ़ो, यहां पे आ जाओ, तो ये हो गया +3, दैट इज 3d5 और आ गया 4s। अच्छा, ये वीक लिगेंड का केस है ना, 6 है और वीक लिगेंड का केस है, तो वीक लिगेंड का केस है तो भाई ये पारा होगा। ये कैसा होगा, पारा। क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू वीक लिगेंड, ड्यू टू वीक लिगेंड। वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग तो होगी नहीं, है ना। यहां पे आ जाओ, ये +3 का केस है, तो यहां पे 3d5 और 4s क्या हो जाएगा, 0। डी में कितना मिल गया, 5 इलेक्ट्रॉन। ये तो पहले से ही ऑड है, तो डायरेक्ट क्या होगा, ये पारा होगा। आगे बढ़ सकते हो। यहां पे कोबाल्ट किस स्टेट पर है बच्चों, तो +3 स्टेट पर है और NH3 आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो कोबाल्ट आ जाएगा आपके पास 3d कितना में, कोबाल्ट आ जाएगा, कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, मतलब ये आ जाएगा 7 और 4s2। तो यहां से ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन पर बनेगा 3d6 और 4s0। डी में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 है और है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये बाबू क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। कर सकते हो, चेक करो, कुछ और एग्जांपल है उसको भी कवर करते हैं। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल है। देखो यहाँ पे कोबाल्ट है बाबू +3 स्टेट पे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d6 होगा और 4s0। ये तो 6 है, इवन है ना, बट यहाँ पे वीक लिगेंड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वीक लिगेंड। तो इवन के साथ साथ अगर वीक लिगेंड होगा तो क्या नाम होगा? पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। आगे हो यहाँ पे Cn कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मैग्नीज की स्टेट मिलेगी +2, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 3d5 और 4s0। डी में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 5। इवन या ऑड है? ऑड है ना, तो डायरेक्ट ये क्या होगा बच्चों? पारा होगा। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पे जिंक हो गया +2 स्टेट पर, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d10 और 4s0 हो जाएगा। 4s0 हो जाएगा, है ना। और साथ में NH3 कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। देखो D हो गया इवन और साथ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? डाया हो जाएगा। आगे बढ़ो, यहां पर जिंक का केस है +2 स्टेट, मतलब 3d10 और 4s0, 4s0। और NH3 कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो भाई D में 10 इलेक्ट्रॉन और साथ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इवन भी है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है, मतलब ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे निकेल, निकेल है आपके पास तो 3d8 होगा और 4s2 होगा। डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 है ना, 8 और 2 कितने होगा? 10। भाई इसको भी हम लोग पेयर कर देते हैं ना, तो ये मिला देंगे तो हो गया कितना इलेक्ट्रॉन? d10 मान लेना है आपको, ठीक है। तो 10 और साथ में कैसा लिगेंड है? देखो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे निकेल का केस है, तो निकेल में यहाँ पे स्टेट क्या है? +2, तो क्या मिल जाएगा? 3d8 और साथ में क्या होगा? 4s0। डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 और साथ में कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, है ना, इवन भी है और साथ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दैट मीन्स ये क्या होगा? डायामैग्नेटिक। आगे बढ़ सकते हो। यहां पर भी निकेल है, +2 का स्टेट है, तो ये हो गया बच्चों 3d8 और 4s0 और साथ में ये कैसा लिगेंड है बच्चों? तो वीक लिगेंड है। देखो इवन तो है लेकिन वीक लिगेंड है, इवन तो है लेकिन वीक लिगेंड है, तो ये कैसा होगा आपका? पारा होगा। ठीक है, कॉपी करो इसको फटाफट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला केस है, पीटी का स्टेट क्या है बच्चों? तो यहां पे +2 है, कितना है? +2 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा? तो ये होगा 5d8 और 6s0, ठीक है। मतलब ये है आपके पास 8 और साथ में ये कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। बावजूद इसके ये डाया होगा। क्यों पता है क्यों? क्योंकि अभी आपको एक बात बताया था मैं कि Pt+2 का केस आता है या Pd+2 का केस आता है ना। इसमें कॉन्फ़िगरेशन पर 5d8 और 6s0 आएगा, इसमें आएगा 4d8 और 5s0, और इन दोनों केस में पेयरिंग ऑफ d इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। पेयरिंग ऑफ d इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पे d ऑर्बिटल ज्यादा ओपन है इन कंपैरिजन टू 3d, जिस वजह से यहां पे 5d में और 4d में इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते नजर आते हैं, ठीक है। और पेयरिंग जहां पे देखने को मिल गया वो तुरंत क्या हो जाएगा? आपका डायामैग्नेटिक होगा। तो समझ लेना जहां पे Pt+2 का केस होगा, Pd+2 का केस होगा, वो आमतौर पे डायामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। तो इस वाले पॉइंट को ध्यान देना, इस वाले पॉइंट को भी ध्यान देना थोड़ा, और इस वाले पॉइंट को भी ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। यहां पर अगर आप देखते हो तो Pd+2 स्टेट पर है, कॉन्फ़िगरेशन पर 4d8 और 5s0 आ जाएगा। यहां पर भी 8 प्लस वीक लिगेंड है, बावजूद इसके ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक, ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है। फिर यहां पर आ जाओ, यहां पर भी अगर आप देखो तो Pt+2 स्टेट पर है, मतलब 5d8 होगा और 6s0 होगा, मतलब यहां पर भी 8 प्लस वीक लिगेंड है, नहीं स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये तो आपका डाया होना ही है,
ठीक है, तो ध्यान देना जहां Pt+2 हो और Pd+2 हो, आमतौर पे वह कैसा बिहेव करेगा, डायामैग्नेटिक जनरली। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ स्पेशल केस भी है बच्चों। स्पेशल केस यानी थोड़ा बहुत एक्सेप्शन का भी पार्ट आएगा यहाँ पे, जिसका एक्सप्लेनेशन जो है आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखने को मिलेगा। ठीक ना। सबसे पहला केस है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आपको पता है, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग ब्राउन रिंग के नाम से जानते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे होता है तो लैब में आपको दिखाया जाएगा वो चीज। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आयरन का स्टेट क्या है, तो इसको मान लेते हैं X, वाटर न्यूट्रल है तो 0, इसका कितना होता है +1, सल्फेट कितना है 1 और इसका चार्ज कितना होता है -2 इज इक्वल टू 0। तो X + 1 -2 इज इक्वल टू 0, दैट इज X बराबर क्या मिल जाएगा 2 - 1 यानी +1। आयरन का स्टेट क्या है बाबू, तो +1 है, और अगर आयरन +1 स्टेज पर होता है तो 3d6 और 4s क्या होती है 1 होती है। इस केस में ध्यान देना, इस केस में आपका पार्शियल पेयरिंग देखने को मिलता है, पार्शियल पेयरिंग, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, और पार्शियल पेयरिंग होता है ना तब क्या होगा देखना, ये जो 3d6 और 4s1 है इसको सिमिलर मान के चलेंगे 3d7 की तरह। ध्यान देना, इस वाले केस में आपको पार्शियल पेयरिंग देखने को मिलेगा। पार्शियल पेयरिंग मतलब ये एक जैसा सोच के चलना, इसके इलेक्ट्रॉन को डी में भेज करके स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है ताकि वो 3d7 के जैसा काम करना शुरू करे। इस वाले केस में ये चीज है। और अगर अब हम लोग जनरल मेथड को लेके चलें तो हमारे पास है d ऑर्बिटल्स 3d, इसके बाद क्या आएगा बाबू 4s, इसके बाद आएगा आपके पास 4p, और उसके बाद क्या आएगा बच्चों, तो 4d आ जाएगा। ठीक है, d में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है, 7 हो गया। अब क्या करना है, तो हमारे पास टोटल कितने लिगेंड हो जाएंगे, 5 और 1 6, तो 6 हो जाएंगे। तो यहां सोच लो 1 2 3 4 5 और 1 6। हाइब्रिडेशन क्या मिल गया यहाँ पे, sp3d2 मिल गया। बाकी चीजें आप पता कर सकते हो। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। आउटर कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे, आउटर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और साथ साथ मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, तो 3 × 3 + 2 यानी कितना आ जाएगा, √3 × 5 यानी कि √15 कर सकते हो। तो ध्यान देना, इस वाले केस में पार्शियल पेयरिंग होती है। क्लियर ना, इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और स्पेशल केस है उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशल केस नंबर 2, इस वाले केस में अगर आप क्रोमियम का स्टेट निकालोगे तो ये होगा X + 0 इज इक्वल टू +3, यानी क्रोमियम यहां पे +3 स्टेज पर है। क्रोमियम +3 स्टेज पर हो गया तो 4s पे तो 0 हो गए, और 3d पे कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं d ऑर्बिटल से दिखाऊं तो d ये हो गया 3d, इसके बाद हो जाएगा आपके पास 4s, इसके बाद हो जाएगा यहां पे 4p, और इसके बाद हो जाएगा यहां पे 4d होगा। d में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। NH3 बाबू यहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट यहां पे पेयरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि यहां पे 2 वैकेंट ऑर्बिटल मिल चुका है जिसका इस्तेमाल हाइब्रिडाइजेशन पे होने वाली है। तो इस क्वेश्चन पर आपको यहां पे ध्यान देना है। नो पेयरिंग अप ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स या 2 एम्पटी d orbitals already present for hybridization। स्पेशल केस है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये कुछ है जो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि 2 एम्पटी ऑर्बिटल आपको मिल चुका है यहाँ पे। अब जब पेयरिंग नहीं होगी तब डायरेक्ट आपको सोचना पड़ेगा। कितने हैं? 6। तो एक यहां पे बैठा लो, 1 2 3 4 5 और 6। हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा इसका? D2sp3। अगर D2sp3 है, अगेन ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? इनर कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा? अंडर रूट 3 अनपेड है तो 3 into 3 + 2 दैट इज √15 बॉर्न मैग्नेट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से क्लियर। इसके बाद यहां चेक करो तो यहां पे भी क्रोमियम +3 स्टेट पर है, यानी Cr है आपके पास +3 स्टेट पर। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d3 और 4s क्या होगा? 0 होगा। ये भी एक स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, सुनना अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले बना लेंगे 3d का ऑर्बिटल, जैसे 3d। इसके बाद हो जाएगा बाबू 4s, उसके बाद होगा 4p और उसके बाद हो जाएगा आपके पास 4d। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। नाउ H2O जो है आपके पास वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड है तो नो पेयरिंग। बट यहां पे एक चीज को ध्यान देना, इसमें जो इनर वाला d ऑर्बिटल है ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, है ना। लिख रहा हूं मैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड नो 3d ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन इस वाले पॉइंट को ध्यान देना। यह स्पेशल केस है, यानी एक्सेप्शन वाला पार्ट है, जिसका एक्सप्लेनेशन CFT के माध्यम से होगी, ठीक है। तो यहां से इसका इस्तेमाल करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो होगी sp3d2। मतलब ये कैसा है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दे रहा होगा। कैसा कॉम्प्लेक्स है? आउटर कॉम्प्लेक्स है ये, आउटर कॉम्प्लेक्स। बाकी तो आप निकाल ही सकते हो, पैरामैग्नेटिक है ही, ये पैरामैग्नेटिक है ही, और मैग्नेटिक मोमेंट यहां पर भी क्या मिलेगा? तो √15 बॉर्न मैग्नेट, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल केस है, और भी स्पेशल केस है 2 या 3, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट पहले इसको कॉपी करो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो एक और स्पेशल केस है CrNH3 का होल 6 के पावर +2। ये +2 है और इससे पहले वाला ही +3 था, ठीक है। तो +2 वाला केस में क्या है, ध्यान से देखना। यहां पे Cr आपका +2 स्टेट पर है। कॉन्फ़िगरेशन जाते हैं तो 3d4 होगा और 4s 0 होगा। मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। इसके बाद आ जाएगा 1 यानी 4s, इसके बाद आएगा 3 4p
और इसके बाद आ जाएगा 4d। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनना, NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड बट नो ऑल इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोस इन पेयरिंग अप। सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयरिंग नहीं होंगे। पेयरिंग टिल टू फॉर्मेशन ऑफ टू एम्पटी 3d ऑर्बिटल्स। इस वाले केस में क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, इस वाले में होगा ऐसा कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सारे पेयर्ड नहीं होंगे, सिर्फ उतना ही पेयर होगा जितना में 2 एम्पटी ऑर्बिटल 3d में बच जाए। ठीक है, मतलब एक पेयरिंग करवा देते हैं, अगर मान लेते हैं कि इसको इसके साथ पेयरिंग करा देते हैं और इसको इसके साथ पेयरिंग करा देते हैं, तब तो 3 एम्पटी ऑर्बिटल बच जाता है ना। तो आपको पेयरिंग इतना कराना है कि 2 एम्पटी ऑर्बिटल बचना चाहिए। आप एक काम करो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को मैं पेयर कर देता हूं। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को पेयर अगर करते हैं तो 2 एम्पटी ऑर्बिटल रह जाएगा, है ना। वही कॉन्सेप्ट पे यहां पे ध्यान देना है थोड़ा सा। ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसका एक्सप्लेनेशन CFT के माध्यम से होगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद हो गया 4s, फिर आ जाएगा 4p और फिर आ जाएगा 4d। अब कितना आ चुका है 6, मतलब 1 2 3 4 5 और 1 6। हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा, D2sp3। यहां पे लिख रहा हूं मैं D2sp3 हाइब्रिडेशन हो चुकी है। ज्योमेट्री मिलेगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और है ये एक प्रकार का पैरामैग्नेटिक है ना, और इनर कॉम्प्लेक्स है, और मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं आप। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 4 2 जा 8, √8 बोर्न मैग्नेट्रॉन कर सकते हो। इसके बाद FeNH3 का होल 6 + 2, ये बाबू एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आएगा जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग CFT के माध्यम से करेंगे। ठीक है, जितने भी स्पेशल केस हो रहे हैं जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको CFT के माध्यम से होगी, जो इसके बाद की थ्योरी है। ठीक है, फिलहाल आप कवर कर ले थोड़ा सा। यहाँ पे FeNH3 का होल 6 + 2, तो यहाँ पे Fe का स्टेट क्या है बच्चों, तो +2 स्टेट है। दिस इज 3d6 एंड 4s0। D में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 और 1 6। इसके बाद हो गया 4s, फिर हो गया हमारे पास 4p और उसके बाद हो जाएगा 4d। ठीक है, अब यहां पे NH3 जो है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड बट नो पेयरिंग टेक्स प्लेस। यहां पे कोई पेयरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कहां पे होगी, CFT पर। तो पेयरिंग अगर नहीं होगी तो डायरेक्ट है 6, तो यहां पे एक इस्तेमाल कर लो, 1 2 3 4 5 और एक हो गया 6। हाइब्रिडेशन क्या मिल जाएगी, sp3d2। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं, बाकी निकाल सकते हैं ना। अब मैं डायरेक्ट यहां पे बोल देता हूं, दिस इज पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट आप पता कर सकते हो, √4 इंटू 4 + 2 बोर मैग्नेट। ठीक है, तो फटाक से इसको कॉपी करो। उसके बाद 2 और यहां पर स्पेशल पॉइंट है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो एक ये भी है, अगर आप बात करते हो कॉपर के स्टेट की तो +2 है। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 3d9 और 4s0 हो जाएगा।
ठीक है, यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 9 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। जैसे 3D, इसके बाद आएगा बच्चों 4s और उसके बाद आएगा 4p। ये 4s सोच लो और ये 4p सोच लो, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ठीक है। यानी कि 4 लिगेंड आ चुका है, तो 1 2 3 4 हाइब्रिडेशन क्या मिलेगी? sp3। बट एक्सपेरिमेंटली ज्योमेट्री गिव्स a square planar which not explained by BFT, explained by VBT, सॉरी, ठीक है। जबकि आपको पता है कि sp3 पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आता है। क्या आता है? टेट्राहेड्रल। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के माध्यम से इसकी जो ज्योमेट्री वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली या एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर होती है, जो कि VBT के माध्यम से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया है इसका। इसके बाद एक और पॉइंट है कि ऑल निकेल +2 कॉम्प्लेक्स आर पैरामैग्नेटिक। जितने भी निकेल +2 वाले होंगे ये सब के सब पैरामैग्नेटिक होगा। साथ साथ 2.84 बोर मैग्नेटॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट होंगे एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, यानी आउटर डी कॉम्प्लेक्स होंगे। जैसे आप इसकी बात कर सकते हैं, इसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, निकेल +2 मोस्ट ऑफ द केस में पैरामैग्नेटिक होगा और मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 होंगे आपके। आप इन दोनों का खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, कॉपी करो। कुछ इसका ड्रॉबैक है उसको देखेंगे और आज के लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ VBT। आपने एक चीज तो नोटिस किया कि हमने बहुत सारे स्पेशल केस आपको बताए जिसमें VBT एक्सप्लेनेशन सही से नहीं कर पाता, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग CFT के माध्यम से करेंगे। क्या क्या लिमिटेशन है इसकी? इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में कलर कैसे बनता है, डी ट्रांजिशन क्या होती है, 4 ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होती है, किस तरह से कॉम्प्लेक्स आपका कलर बनाएगा, इसके बारे में VBT कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज नहीं बताता ये थ्योरी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इट डज नॉट एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। कैसे कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा नहीं होगा, इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप VBT के माध्यम से नहीं कर सकते। इसके बाद इट डज नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और क्यों है, कौन सा लिगेंड वीक है और क्यों है, इसका भी एक्सप्लेनेशन VBT के माध्यम से नहीं किया गया है। बट ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द बिहाफ ऑफ फाइंडिंग पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। सिर्फ कुछ कॉम्प्लेक्स जो मैंने स्पेशल में आपको बताया उसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है, वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग CFT में भी करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसको कॉपी कर लो। तो बच्चों आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय भैया। बच्चों अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक तो जरूर से शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और फटाफट इसको कवर कर लेना। अगर कोई टॉपिक डाउट हो गई होगी आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।